हाँ बच्चों, देखिए आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर जो सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, आज हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अम्ल और क्षार क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग संकल्पनाएं दी गई थी। जैसे कि एक संकल्पना थी ओरेनियस की, ओरेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना। ठीक है, एक दूसरी संकल्पना थी अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड संकल्पना। ठीक है, एक संकल्पना और थी अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार ओरेनियस की संकल्पना, अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड संकल्पना, अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना है, ये कुछ संकल्पनाएं दी गई थी। इन संकल्पनाओं में अम्ल और क्षार की परिभाषा को क्लियर किया गया है। तो हम यहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले केवल ओरेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना देखेंगे। देखिए, ये जो ओरेनियस संकल्पना ओरेनियस की संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, इसमें कुछ मात्रा में हमने ये H2O लिया, इसमें हमने थोड़ी सी अमाउंट के अंदर HCl को मिक्स किया। जब HCl को इसमें मिक्स करते हैं तो ये अपने H और Cl आयनों में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसमें H प्लस आयन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, क्षार क्या होते हैं, क्षार इस संकल्पना के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। वो क्षार होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, वो क्षार होते हैं। ये थी ओरेनियस की संकल्पना। जैसे कि हमने एक बीकर लिया, इसमें कुछ मात्रा में हमने पानी लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने थोड़ी मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके अंदर मिलाया, तो हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने सोडियम और OH आयन में क्या होंगे, विघटित हो जाएंगे। तो ये पदार्थ इसमें घुलने के बाद क्या दे रहा है, OH आयन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया। इस HCl को इसमें पानी में मिक्स करते हैं, तो HCl पानी के अंदर क्या देता है, H प्लस आयन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, तो ओरेनियस की संकल्पना क्या कहती है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में OH देते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। ये थी ओरेनियस की संकल्पना के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा। देखिए, हाँ बच्चों, देखिए अब हम अम्ल
और क्षार के जो सामान्य जनरल कैरेक्टर हैं, गुण हैं, वो देखेंगे हम। ठीक है, तो अम्ल और क्षार के सामान्य गुण क्या होते हैं वो हम यहाँ क्लियर करते हैं। अम्ल क्षार के सामान्य गुणधर्म। ठीक है, देखिए अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म क्या है। देखिए पहला, देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, कड़वे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और हम आगे देखते हैं, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस देता है। H2 गैस देता है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, यदि हम जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, विस्थापित करके सल्फेट को अपने साथ जोड़ लेता है और साथ में क्या देता है, H2 गैस देता है। तो यहाँ हमने धातु की अम्ल से क्रिया करवाई तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। ठीक है, इसी प्रकार कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया करके H2 गैस देती है। देखिए कुछ धातुएं होती हैं जो H2 गैस देती है, हर धातु नहीं देती। तो यहाँ जिंक की बात करें, जिंक की यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का क्षार है, यदि इससे क्रिया करवाते हैं तो हमें सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है, ZnO2 प्लस H2 गैस। ठीक है, सोडियम जिंकेट, यह सोडियम जिंकेट हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ इस देखिए सोडियम के कितने परमाणु हैं क्रियाफल में, 2, यहाँ कितने हैं, 1। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम पूरे फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, क्योंकि पूरा फार्मूला 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गई। हाइड्रोजन भी कितनी हो गई, 2, तो हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, जिंक 1 है तो यहाँ जिंक 1 है। अभिक्रिया कैसी होगी, बैलेंस। तो ये था 4th पॉइंट। आगे हम देखें तो देखिए अम्ल जो होता है, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। कैसे, देखिए हमने HCl की क्रिया, ये एक प्रकार का अम्ल है, इसकी क्रिया हमने कॉपर ऑक्साइड से करवाई। कॉपर धातु है, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड है इससे। तो देखिए कॉपर Cl को अपने साथ जोड़ के CuCl2 बनाती है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, तो ये लवण, ठीक है, और हमें जल क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए अब इसको बैलेंस करते हैं। क्लोरीन कितनी है, 2, क्रियाफल में क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2, क्रियाफल में कितने हैं, 1, तो यहाँ 2 कर दे तो क्लोरीन के 2 परमाणु हो गए। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2, क्रियाफल में हाइड्रोजन कितनी है, 2, समीकरण हमारा संतुलित है।
देखिए, तो इस प्रकार अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चूंकि देखिए धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया करवाने पर हमें लवण और जल मिल रहा है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि नोट धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, चूंकि धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया कराने पर लवण और जल मिल रहा है, इसका मतलब धातु ऑक्साइड किस प्रकृति का हो गया, क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि क्षार और अम्ल आपस में मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, लवण और जल। ठीक है, तो देखिए ये था 5वां पॉइंट हमारा। अब हम आगे इसकी देखते हैं, इसके नेक्स्ट इसके करेक्टर देखते हैं। 6 पॉइंट देखिए, जैसे कि देखिए क्षार जो होती है वो अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाती है। देखिए कैसे, क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाती है। तो देखिए क्षार, हम यहाँ पे क्षार के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। यह है चूने का पानी जो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अधातु ऑक्साइड के रूप में हमने यहाँ CO2 गैस को लिया, क्योंकि ये क्या है, गैस है, कोई धातु नहीं है, अधातु है। ठीक है, ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम Ca, CO2 एक ऑक्सीजन से ऐड करके क्या बनाएगा, CO3 प्लस का चिन्ह, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो शेष बची वो मिलके क्या बनाते हैं, जल। तो इस प्रकार हमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ क्या मिला, लवण और जल प्राप्त हुआ। तो क्षार की, ये क्या है, क्षार। ठीक है, क्षार की जब अधातु ऑक्साइड से क्रिया करवाई तो हमें लवण और जल प्राप्त हुआ। करेक्ट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो अधातु ऑक्साइड है इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय है, क्योंकि ये अम्लीय है जब भी तो इस क्षार से क्रिया करके लवण और जल बना रहा है। तो यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, अम्लीय धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाने पर ये आपस में एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए अम्ल और क्षार की अगर अभिक्रिया करवाएं तो एक दूसरे के प्रभाव को ये समाप्त करके लवण और जल बनाते हैं। देखिए हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ठीक है, इसकी क्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई। ओके, देखिए जब हम इसकी क्रिया इससे करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन इन OH के साथ ऐड होकर के बनाता है H2O। करेक्ट, बचा NaCl को अपने साथ जोड़ के बनाता है NaCl। NaCl एक क्या है, लवण, उदासीन प्रकृति का, ये क्या है, जल। तो जब अम्ल और क्षार की इन दोनों की क्रिया करवाते हैं तो ये अम्ल
इस क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है और ये क्षार इस अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो हमें जो ये लवण प्राप्त होता है ये हमें उदासीन प्रकृति का प्राप्त होता है। कौन सी प्रकृति का? उदासीन प्रकृति का हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अतः इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये था इसका अम्ल क्षार के सामान्य गुणों का 7th पॉइंट। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, लास्ट अंतिम पॉइंट 8th पॉइंट। देखिए, अम्ल व क्षार विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। चालक होते हैं। ठीक है, होते हैं। मतलब अम्ल और क्षार के विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? सही प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए, अगर हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने आसूत जल लिया, आसूत जल। ओके, अब इस आसूत जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन यदि इसके अंदर थोड़ा सा हम अम्ल मिला दें, HCl, तो उसके बाद इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल और क्षार क्या होते हैं? विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए अगले टॉपिक में हम देखते हैं वर्गीकरण। अम्ल और क्षार का वर्गीकरण। देखिए, हम यहाँ 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहले इनकी प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर देखिए, प्रबलता के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो देखते हैं। एक तो प्रबल अम्ल, ठीक है, एक होता है दुर्बल अम्ल। अब प्रश्न आता है, प्रबल अम्ल कौन होते हैं? तो देखिए, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, आयनित होते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये प्रबल अम्ल है। ये पूरी तरह से जलीय विलयन में क्या होते हैं? H+ आयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल की बात करें तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल हैं। ठीक है, देखिए, तो ये था प्रबलता के आधार पर वर्ग, 2 प्रकार के अम्ल। अब हम इनके सोर्स के आधार पर देखते हैं, स्रोत के आधार पर। ठीक है, स्रोत के आधार पर देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। दूसरा होता है खनिज अम्ल, खनिज अम्ल। ठीक है, तो देखिए कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो पादप व जंतु उत्पादों से प्राप्त होते हैं। जो अम्ल हमें पादप और जंतु उत्पादों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? नींबू में। ठीक है, इसी प्रकार टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये इमली में पाया जाता है, इमली के अंदर। तो ये सब पादपों से हमें मिलते हैं, पादप उत्पादों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है? दही में। ठीक है, जंतु उत्पाद में। तो ये सब क्या है? कार्बनिक अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल किसे कहते हैं? जो मनुष्य द्वारा पृथ्वी से प्राप्त खनिजों से बनते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। खनिज अम्ल कहलाते हैं जैसे कि HCl, H2SO4, ठीक है, HNO3। ठीक है, ये सब क्या है? खनिज अम्ल है जो हमें पेड़ पौधों जंतु उत्पादों से प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये थे स्रोत के आधार पे अम्ल के प्रकार। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो देखिए इसको, और आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हम आगे और समय पे आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।